दोस्तों एकेडमिक फंडा के आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। चैप्टर 1 में पावर शेयरिंग को समझते हुए हमने पावर शेयरिंग के उस फॉर्म के बारे में जाना था जिसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में पावर शेयर कर दी जाती है। पावर शेयरिंग के फॉर्म को डिटेल में समझते हुए आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, किस तरीके से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है और हमारा देश भारत कैसे एक फेडरल कंट्री है। इसके साथ ही हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में भी समझेंगे। तो अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो पर कंसंट्रेट कीजिए और फेडरलिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझिए। तो फेडरलिज्म यानी संघवाद एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर्स को कंट्री के डिफरेंट अथॉरिटीज में डिवाइड कर दिया जाता है। यूजुअली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 लेवल्स पर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होता है। सेंट्रल लेवल पर एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होता है जो नेशनल लेवल के सब्जेक्ट्स के डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंट्रल लेवल के अलावा कंट्री के अलग अलग स्टेट्स और प्रोविंसेस में भी सेपरेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट के लेवल पर एस्टेब्लिश गवर्नमेंट के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर होती है और कमाल की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर नहीं दे सकता। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ठीक विपरीत यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम काम करता है। गवर्नमेंट के इस फॉर्म में या तो नेशनल लेवल पर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड भी होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सब यूनिट होती है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर काम करना होता है। मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। अब आइए फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फेडरलिज्म का सबसे पहला फीचर तो यही है कि इसमें गवर्नमेंट को 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे इंडिया में सेंट्रल और स्टेट लेवल के अलावा लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई है और उनके पास भी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स है। खैर इसके बारे में हम इसी चैप्टर के अगले यूनिट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फेडरलिज्म का दूसरा फीचर यह है कि देश के हर एक सिटीजन के ऊपर कई गवर्नमेंट गवर्न करती है। जैसे बिहार के किसी व्यक्ति पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स तो एप्लीकेबल होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बिहार गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के रूल्स भी एप्लीकेबल होंगे। कमाल की बात यह है कि बिहार गवर्नमेंट के किसी डिसीजन का यूपी या हरियाणा के किसी व्यक्ति पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब इन तीनों लेवल की गवर्नमेंट की अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। पॉलिटिकल साइंस के टर्म में इसे ज्यूरिसडिक्शन या अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 3, डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र का जिक्र डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। यानी इनके एग्जिस्टेंस और पावर्स की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के किसी फंडामेंटल प्रोविजन में बदलाव लाने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों लेवल का कंसेंट जरूरी है। नंबर 5, इन डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर के रूप में काम करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर रखता है। नंबर 6, स्टेट गवर्नमेंट को पैसों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर पूरी तरीके से डिपेंड ना होना पड़े और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की स्थिति बनी रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हर लेवल के गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को स्पेसिफाई कर दिया गया है। नंबर 7, फेडरल गवर्नमेंट सही ढंग से वर्क कर पाए इसके लिए जरूरी है कि डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट पावर शेयरिंग के सेम रूल पर एग्री करे और एक दूसरे के एग्रीमेंट पर ट्रस्ट करे, तभी तो रीजनल डाइवर्सिटी और देश की यूनिटी को प्रमोट किया जा सकेगा। फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम को अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स को मिलाकर एक नेशनल यूनिट बनाया गया है। ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स संप्रभुता के साथ अपनी आइडेंटिटी और सिक्योरिटी को रिटेन करते हैं। फेडरलिज्म के इस टाइप को कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहा जाता है। इन देशों से बिल्कुल अलग भारत में जिस तरीके के फेडरेशन का इस्तेमाल होता है उसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहा जाता है। फेडरेशन के इस तरीके में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को सेपरेट पावर दी जाती है और पावर्स का यह डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल बिल्कुल नहीं होता है। एज वी ऑल नो कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावे सभी स्टेट्स के पास भी इक्वल पावर नहीं है। कंट्री के कुछ हिस्सों को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। अब आइए चलते हैं चैप्टर के दूसरे यूनिट पर और जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया फेडरल कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स।
इसके साथ ही फेडरलिज्म के थर्ड टायर के रूप में पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी का भी जिक्र किया गया है। इंडियन यूनियन का यह पूरा कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर ही तो आधारित है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स को क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 तरीके की लिस्ट बनाई गई है, जिसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट नाम दिया गया। यूनियन लिस्ट में फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, बैंकिंग और करेंसी जैसे उन सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट में ऐड किए गए इन सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कानून बना सकती है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स और एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट में डाला गया है। मतलब इन मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली लॉ बना सकता है। एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन जैसे सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है, जिस पर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया जा सकता है। लेकिन जब इनमें कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि साइबर लॉ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे सब्जेक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अस्तित्व में आए हैं, उन्हें किस लिस्ट में रखा जाएगा? तो ऐसे सब्जेक्ट्स को रेसिजुअरी सब्जेक्ट कहा जाता है और इस पर लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। देश में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे कुछ स्टेट्स आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल पावर्स को एंजॉय करते हैं, जिस वजह से किसी दूसरे इलाके का व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है और यूनियन गवर्नमेंट के कई लॉ यहाँ एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ताकि यहाँ के लोग अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। स्पेशल प्रोविजंस वाले इन स्टेट्स के अलावे देश में 8 ऐसे यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिसको स्टेट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। देश में मौजूद इन टेरिटरीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन इलाकों पर गवर्न करती है। पावर शेयरिंग के इस अरेंजमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त है, इसलिए इसमें चेंजेस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर इसमें कोई बदलाव करना होगा तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास होने के बाद कम से कम आधे स्टेट्स के लेजिस्लेशन से अनुमति चाहिए हो। लेकिन अब असल सवाल यह है कि क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किए जाने से यह फेडरल सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस जरूरी हैं। तो अब आइए समझते हैं कि कैसे इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन में फेडरलिज्म को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किया जाता है। फेडरल सिस्टम को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए आज़ादी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों के मांग को समझा गया और 3 मेन फैक्टर्स की वजह से आज देश का पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन पाया है। नंबर 1, लिंग्विस्टिक स्टेट। अगर आप 1947 के इंडियन मैप से आज के इंडियन मैप की तुलना करोगे तो कई नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है और पुराने स्टेट्स गायब हो गए। और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी एक ही हिस्से में रहने और एक ही भाषा बोलने वाले लोगों ने अलग स्टेट का डिमांड किया और गवर्नमेंट को उनका डिमांड पूरा करना पड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड पूरा हो जाने की वजह से देश और यूनाइट हो पाया, क्योंकि एट द एंड दीज स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ इंडिया। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। नंबर 2, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी इंडियन फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। हमारा संविधान किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। हिंदी और इंग्लिश को इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है। ध्यान रखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश के शामिल होने के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको पता है कि 1947 तक सारे ऑफिशियल काम इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे, लेकिन आज़ादी के बाद हिंदी को प्रमोट करने के लिए यह कहा गया कि 1965 के बाद ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि देश के आधे से ज़्यादा लोग हिंदी स्पीकर्स थे ही नहीं और इंग्लिश के यूज को कंटिन्यू रखने का डिमांड किया गया और इस तरीके से हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। हिंदी के साथ साथ कंट्री के अलग अलग हिस्से के रीजनल लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस देते हुए 21 और भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। जिस तरीके से नेशनल लेवल पर हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसी तरीके से स्टेट्स के भी अपने ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकते हैं। नंबर 3, सेंटर स्टेट रिलेशंस। आज़ादी के बाद अगले कई सालों तक देश में कांग्रेस का शासन रहा और ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पर बल्कि लगभग सभी स्टेट्स में कांग्रेस का ही शासन था।
और अगर किसी स्टेट में कोई दूसरी पार्टी सरकार बना भी लेती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर ध्यान नहीं था। ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर और स्टेट का खराब रिलेशन फेडरलिज्म को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन 1990 के बाद इस स्थिति में बदलाव आया और सभी स्टेट्स में कुछ रीजनल पार्टीज का उदय हुआ। 1990 ही वह साल था जब किसी भी नेशनल पार्टी के पास अकेले पूर्ण बहुमत नहीं था और उन्हें रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस करके सरकार बनानी पड़ी। इसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में कोएलिशन का दौर शुरू हो गया, जहां पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन करके सरकार बनाती थी। गठबंधन यानी कोएलिशन के इस कल्चर की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को इग्नोर करना कम कर दिया और सेंटर स्टेट रिलेशंस में सुधार होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इंडिया का फेडरल सिस्टम स्ट्रांग हुआ। अब आइए इस चैप्टर के लास्ट यूनिट यानी डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में समझते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि फेडरल सिस्टम में यूजुअली 2 लेवल की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है, एक सेंट्रल लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पे। लेकिन इंडिया जैसे पॉपुलस और डाइवर्स कंट्री में स्टेट के बाद लोअर लेवल पर भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की जरूरत थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र में अकेले जर्मनी देश के बराबर पॉपुलेशन है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद एस्टेब्लिश्ड इस गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है और पावर शेयरिंग के इसी कॉन्सेप्ट को डिसेंट्रलाइजेशन नाम दिया गया। मतलब सेंट्रल लेवल के पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके लोकल लेवल तक पहुंचा दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे की मूल वजह यह है कि लोकल लेवल पर लोगों के बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स और इशूज हैं जिन्हें लोकल लोगों के द्वारा ही सेटल डाउन किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो पाता है। ईयर 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास हुआ करता था, जिस वजह से रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। इसके साथ ही लोकल गवर्नमेंट के पास अपने पावर और रिसोर्सेज भी नहीं थे। लेकिन ईयर 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके लोकल गवर्नमेंट को इफेक्टिव और पावरफुल बनाने के लिए नए रूल्स बनाए गए। इन रूल्स के तहत लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए रेगुलर इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया गया। SC, ST और OBC के लिए सीट्स रिजर्व करने का प्रावधान किया गया। कम से कम 1/3 सीट्स को महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही गई। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस के लिए हर स्टेट में सेपरेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया गया। स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करे। रूरल लेवल पर एस्टेब्लिश्ड इस लोकल गवर्नमेंट को पॉपुलरली पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। स्टेट के हर विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज को ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत में सबसे लोअर लेवल पर वार्ड होते हैं। एक पंचायत में कई वार्ड मौजूद होते हैं और इन वार्ड्स के लोगों के द्वारा मुखिया को इलेक्ट किया जाता है। अलग अलग स्टेट्स में इसके नाम और स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। कुछ ग्राम पंचायत आपस में मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करते हैं और इसे भी जनता के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है, जो ब्लॉक लेवल पर लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिप्रेजेंटेशन के लिए जिला परिषद को इलेक्ट किया जाता है। रूरल एरियाज के तरह ही अर्बन एरियाज के लिए लोकल गवर्नमेंट के रूप में मेयर को इलेक्ट किया जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यह एक्सपेरिमेंट दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। करेंटली इंडिया में 36 लाख से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, जो कई देशों के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। एंड डेफिनेटली इस एक्सपेरिमेंट की वजह से भारत में फेडरलिज्म की जड़ें काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हिंदी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा क्यों दिया गया, बांग्ला, तमिल या किसी दूसरी भाषा को क्यों नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म के बारे में डिटेल में जाना। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।